Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा MCQ सेशन रहेगा that is on the top most expected MCQ for SSC exams. और आज वाला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक. सो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जितने भी SSC CGL, SSC GD, SSC HCL में क्वेश्चन या जो क्वेश्चंस का पैटर्न है या जो क्वेश्चन का लेवल है वो इस वाले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके पास भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बेसिक कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. दैट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज बार्टर ट्रांजैक्शन मीन. एक ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम कहते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन. वो क्या होती है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए, गुड्स आर एक्सचेंज विद गोल्ड. कोई ऐसी चीजें सामग्री जो हम सोने के साथ बेचें. कॉइन्स आर एक्सचेंज फॉर गुड. ऑप्शन डी, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ऑप्शन डी, गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें बताना है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी. इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर रहेगा. दैट इज गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स. मतलब हम सपोज बाजार में जाते हैं, हमारे पास कुछ सामान है, सपोज हम घर से लेके जाते हैं. सपोज जिस तरह विलेज में होता है, पहले टाइम पे होता था विलेज में, सपोज हमारे घर में एग्स होते हैं, हमने काफ़ी सारी मुर्गियां रखी होती हैं, तो वो बाजार जाके हम क्या करते हैं, किसी भी शॉपकीपर को हम क्या करते हैं, वो एग्स बेचते हैं. ठीक है ना. तो उसके बदले में वो हमें क्या देता है, सामान देता है. सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम. सो इकोनॉमिक एक्सचेंज. सो व्हाट इज इट मीन? इकोनॉमिक एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्सचेंज without the meditation of money, जिसमें पैसा ना लगे. ठीक है ना, सामान के बदले सामान. सो दिस थिंग इज रिफर्ड एज बार्टर एक्सचेंज और वी कैन से इट एज अ बार्टर सिस्टम. इसको हम कहते हैं. ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके जितने भी एसएससी के एग्जाम 2024 में आने वाले हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. और इसके बाद भी जितने भी एसएससी के पोर्शन रहेगा उसके ऊपर लेक्चर आते रहेंगे. आपको खाली हमारे चैनल के साथ बने रहना है. सो इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु इज रिनोन्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा. ऑप्शन ए, एडम स्मिथ. ऑप्शन बी, मार्शल. ऑप्शन सी, केनीज. ऑप्शन डी, रॉबिन. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज एडम स्मिथ. जो एडम स्मिथ हैं दैट इज रिनोन्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी. ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके एसएससी के एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एसएससी एग्जाम के लिए. सो हु इज द राइटर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके जितना भी जीके स्टैटिक्स है उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. सो आपके पास ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, पिगो. ऑप्शन डी, केनीज. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज ऑफ कोर्स एडम स्मिथ. एडम स्मिथ ने ही एक बुक लिखी है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द मेन एम्फेसिस ऑफ काइनेशियन इकोनॉमी इज ऑन. एक हमारे पास होती है काइनेशियन इकोनॉमी, वो किसके बेस पे होती है? सो इधर इट इज बेस्ड ऑन दिस एक्सपेंडिचर. आपके पास ऑप्शन रहेगा. ऑप्शन बी रहेगा एक्सचेंज.
ऑप्शन सी फॉरेन ट्रेड एंड ऑप्शन डी टैक्सेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करें। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, काइनेशियन इकोनॉमी एम्फसाइज ऑन योर ऑप्शन ए दैट इज एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन जितने भी इकोनॉमिक्स के हैं, बेसिक कंसेप्ट और स्ट्रक्चर वाले, ये आपके एसएससी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपने देखा होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन इसकी जो होती है, इसको फ्रेमिंग अलग तरीके से किया जाता है। सो हमको बड़े बेसिक तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी है वो हमने ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि उसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। सो द मेन एम्फेसिस ऑफ काइनेशियन इकोनॉमी इज ऑन एक्सपेंडिचर। जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसके ऊपर ये होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु कॉइन्ड द कंसेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है ना, एक टर्म है, कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये किसने कॉइन करा है? सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी जॉन मेनॉर्ड कीन एंड ऑप्शन डी पॉल ए सैमुअल्सन। आपने इस क्वेश्चन इस जो ये टॉपिक चल रहा है इसको अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही रहेगा कि सबसे पहले आप इसको खुद मार्क करेंगे और उसके बाद हमारे आंसर के साथ इसको आपने मैच करना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स योर ऑप्शन ए दैट इज एडम स्मिथ। ये भी एडम स्मिथ ने कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट था पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का जो कंसेप्ट कॉइन करा था वो एडम स्मिथ ने ही करा। जो ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है, दिस वाज नॉट गिवन बाय एडम स्मिथ, ठीक है ना, दिस वाज गिवन बाय योर ऑप्शन सी दैट इज जॉन मेनॉर्ड केन्स ने ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी फ्लो में इंसान से गलत चीज निकल जाती है, तो इसको आप रेक्टिफाई कर लेंगे। सो ये जो कंसेप्ट है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, सो ये क्या कहता है, दिस कंसेप्ट टॉक अबाउट द इल इफेक्ट, जितने भी हमारे दैट इज द इल इफेक्ट्स, दैट इज द इल इफेक्ट ऑफ द पर्सनल सेविंग ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या होता है? पर्सनल सेविंग ऑफ इंडिविजुअल, पर्सनल सेविंग ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन इकोनॉमी। जितना हमारा पर्सनल सेविंग होता है इकोनॉमी का, उसके अंदर ये आता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है ना, याद रखें इसका आंसर ये रहेगा, उसको आप क्लेरिफाई कर दें। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अकॉर्डिंग टू सिंपल केनेशियन थ्योरी। अगर सिंपल केनेशियन थ्योरी की बात करें, द स्लोप ऑफ एग्रीगेट कंज्यूम कर्व अगेंस्ट इनकम इज, जो स्लोप रहेगी हमारी एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व की, वो किसके अगेंस्ट इनकम की क्या रहेगी? क्या वो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, जीरो रहेगी, या ऑप्शन डी इंफिनिटी रहेगी? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए। ये जो रहेगी ये क्या रहेगी? ये पॉजिटिव रहेगी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहेगी स्लोप। सो अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए ये जो काइनेशियन थ्योरी है, द एग्रीगेट कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड ऑन द एग्रीगेट नेशनल इनकम। ये किसके ऊपर रहती है? एग्रीगेट नेशनल इनकम के ऊपर ये डिपेंड रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। और एक स्लोप होती है, वो इसमें एक वैल्यू देती है। द स्लोप ऑफ दिस लाइन गिव द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू देती है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी व्यूअर्स, जितने भी एसएससी एस्पायरेंट्स हैं, हमारे जितने वैल्यूएबल एस्पायरेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ये वाली इंफॉर्मेशन काफ़ी सारे एस्पायरेंट जो कि एसएससी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास पहुंच सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज जॉन मेनॉर्ड केनीज। ठीक है ना, बेस्ट नोन फॉर इज इकोनॉमी थ्योरी। ये अपनी एक इकोनॉमिक थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, ये किस इकोनॉमी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं? सो ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं काइनेशियन इकोनॉमी। हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, और आई थिंक ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन सॉरी आ भी चुका है। ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कभी आ भी चुका है, जहां तक मैं रिमाइंड कर पा रहा हूं। सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे डेनमार्क,
स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज इंग्लैंड। सो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से ये बिलोंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा एसएससी एग्जाम 2024 के लिए। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज सेम एज, जो किसी भी कमोडिटी का प्राइस होता है वो सेम रहता है एज, ऑप्शन ए रहेगा एवरेज रेवेन्यू के लिए, टोटल कॉस्ट के लिए, एवरेज कॉस्ट के लिए, या टोटल रेवेन्यू के लिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सेम एज द ऑप्शन ए, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। जितना भी हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है उसके प्राइस के ये सेम रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के लिए, ये पार्ट 1 है। इसके ऊपर और भी पार्ट आते रहेंगे आपके, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, उसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या मेडिवल, मॉडर्न, या जितनी भी हिस्ट्रीज आपकी हिस्ट्री है पोर्शन, वो सब इसके साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस किया करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इनकम एंड कंजम्पशन आर, इनकम जो हमारे पास जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, कंजम्पशन जितना भी हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं, सो ये क्या होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, पार्शली रिलेटेड होते हैं, या अनरिलेटेड होते हैं। ये अनरिलेटेड रिलेट होते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? पहले आपने खुद से आंसर को मार्क करना है और फिर हमारे साथ मार्क करना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, योर इनकम एंड कंजम्पशन आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। क्या होते हैं? डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस लेक्चर को लाइक भी कर दे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, दैट इज मिनिमम पेमेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। जो मिनिमम पेमेंट होती है किसी भी ऑफ दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए क्वाजी रेंट, ऑप्शन बी रेंट, ऑप्शन सी वेज, ऑप्शन डी ट्रांसफर पेमेंट। ये क्वेश्चन देखो आपको क्वाजी रेंट के बारे में भी पूछ सकता है, रेंट क्या होता है, वेज क्या होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, द मिनिमम पेमेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज योर ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। इसको कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा फॉर योर एसएससी एग्जाम 2024। द डिमांड इन द इकोनॉमी मीन, एक होती है हमारे पास डिमांड और एक होती है हमारे पास सप्लाई। ये कंसेप्ट तो आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार, काफ़ी टाइम एग्जामिनेशन में ये चीज़ आ भी चुकी है। सो द डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन, उसमें हम क्या कहते हैं? इट इज़ एन एग्रीगेट डिमांड होती है, मार्केट डिमांड होती है, और वी कैन से दैट इंडिविजुअल डिमांड होती है, या डिमांड बैक्ड बाय परचेजिंग। दिस इज नॉट पावर, दिस इज परचेजिंग पावर। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास राइट आंसर इसका बनेगा, दैट इज योर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, द डिमांड इन द इकोनॉमी मीन डिमांड बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। एक होती है हमारे पास पीपीपी, परचेजिंग पावर पार्टी, ठीक है ना, ये कंसेप्ट भी आपको आ सकता है। सो डिमांड इन एन इकोनॉमी क्या होती है कि एक ऐसा कंज्यूमर जिसकी डिजायर हो या उसकी कोई ऐसी विलिंगनेस हो टू पे द प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स और अ सर्विस, मतलब किसी चीज के लिए वो पैसे देने और उसको खरीदना, ठीक है ना, ये चीज होती है। सो परचेजिंग पावर क्या होती है? ये एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी होती है जो इंडिविजुअल या बिजनेस की एबिलिटी होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है, मतलब सपोज मेरे पास एबिलिटी है, मैं सपोज क्या ले सकता हूँ, मैं 10 गाड़ियाँ ले सकता हूँ, मेरे पास एबिलिटी है। सो मेरी परचेजिंग पावर है 10 गाड़ियाँ लेने की। सो टू बाई गुड्स और सर्विस इन एन इकोनॉमिक मार्केट, ठीक है ना, जो भी इकोनॉमी, मतलब मेरे पास इतने पैसे हैं, उसकी पावर इतनी है कि मैं 10 गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ। सो इसको हम बोलेंगे परचेजिंग पावर। सो इन इकोनॉमिक डिमांड इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। जो जितनी भी हमारी परचेजिंग पावर होती है उससे ये बैकअप की जाती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस व्हेन। हमारा एक इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, कौन सा होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस। सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज प्राइस व्हेन क्या होगा? जब हमारे पास ऑप्शन है कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, जो सप्लाई होगी वो डिमांड से ज्यादा होगी। ऑप्शन बी रहेगा हमारे पास सप्लाई इज लेस देन डिमांड, जो सप्लाई होगी वो कम होगी डिमांड से।
ऑप्शन डी हमारे पास है डिमांड इज वेरी हाई, एंड ऑप्शन डी सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। जो हमारी सप्लाई होगी वो डिमांड के इक्वल होगी कि नहीं होगी। अब इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है इक्वल, इक्वलिटी, इक्वलिटी एक चीज होती है, इक्वलिटी एक चीज होती है, इक्विटी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। सो इक्विलिब्रियम प्राइस वो होता है सॉरी व्हेन सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। सपोज सप्लाई, सपोज मुझे मतलब एक मार्केट है, स्पीच ओपन मार्केट है, तो यहाँ पे हमें चाहिए, वी नीड जस्ट, हमें यहाँ पे चाहिए फॉर एग्जांपल एक ओपन मार्केट है, तो यहाँ पे हमारे पास कोलगेट है या कोई भी टूथपेस्ट है, वो हमें यहाँ पे चाहिए, हमें कितनी चाहिए, हमें 2 ट्रक इसमें कोलगेट चाहिए। तो जितनी डिमांड होगी, अगर 10 ट्रक मंगवाएंगे तो मतलब 10 ट्रक वो कंज्यूम भी होंगे। सो इक्वल डिमांड फॉर इक्वल सप्लाई रहेगी और इक्वल डिमांड भी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद रखें ये एक लॉ है जिसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज द अमाउंट ऑफ द गुड कंज्यूम्ड इंक्रीज, अगर इंक्रीज होगी देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड टेंड टू, वो क्या होगी, क्या वो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी डिमिनिशिंग होगी, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट रहेगी, ऑप्शन डी पहले तो खत्म होगी उसके बाद इंप्रूव होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, ये क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। सो वी मस्ट प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न चेंज हो सकता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो सकती है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड टेंड टू डिमिनिश, हमारे पास ऑप्शन बी इसका रहेगा, क्या हो जाएगा, जो उसकी मार्जिनल होगी वो क्या होगी, वो डिमिनिश हो जाएगी। ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब ने पढ़ा होगा काफ़ी टाइम, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज, जो वैल्यू होती है किसी भी डिमांड कर्व की वो क्या होती है, क्या वो पॉजिटिव होती है, ऑप्शन बी क्या वो नेगेटिव होती है, ऑप्शन सी 0 होती है, या ऑप्शन डी इनफाइनाइट इन्फिनिटी होती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है आपको। सो अगर हम नॉर्मल स्लोप कर्व की बात करें, उसकी जो वैल्यू रहेगी, उसकी जो वैल्यू रहेगी दैट इज ऑप्शन बी नेगेटिव रहेगी। याद रखें क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने, क्योंकि जो डिमांड कर्व होता है ना वो यही चीज बताता है क्या चीज बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप किसके बीच बताता है, एक तो होती है हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पार्टिकुलर गुड या कोई भी सर्विस, उसके बारे में ये हमें बताता है। सो नॉर्मल कर्व की बात अगर करेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा नेगेटिव स्लोप रहेगी। ये क्वेश्चन देखना एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं आपके एग्जामिनेशन में, जितने भी एसएससी के एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द सॉरी क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, जो किसके साथ रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ रहेगा। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए जनरल प्राइस राइज होगा, जनरल सप्लाई होगी, मार्केट डिमांड होगी, या कंज्यूमर डिमांड होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर डिमांड, जब तक कंज्यूमर डिमांड करेगा तो ये उसी के साथ तो रहेगी, कंज्यूमर कुछ मांगेगा ही नहीं तो हम माइक्रो इकोनॉमी को एनालाइज कैसे करेंगे। सो कंज्यूमर डिमांड डील्स विद द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। सो जितने भी एसएससी एस्पायरेंट्स हैं वो हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज प्राइवेट
ओनरशिप ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ डैश इकोनॉमी। ठीक है जी, इजी सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। सो ये क्या होती है सॉरी, कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है, मिक्स्ड होती है, या ड्यूल होती है? सबसे बेहतरीन तरीका ये रहेगा कि आपने सबसे पहले इसको खुद अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपने इसको खुद अटेम्प्ट करना और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ अ मीन ऑफ अ प्रोडक्शन इज द फीचर ऑफ डैश इकोनॉमिक। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका कौन सा? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, याद रखें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ये। सो जो जितने भी प्राइवेट ओनरशिप होते हैं ऑफ द मीन ऑफ दिस प्रोडक्शन, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं। अब जो कैपिटलिज्म होती है ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पे जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल हों या बिजनेस हों, वो अपना खुद का जितना भी कैपिटल गुड है वो क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं। ये वो चीज होगी, ये तो बहुत ही। उसके बाद हमारे पास सोशलिज्म आ जाता है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं। ये सोशलिस्ट है, मिक्स है, ड्यूल है, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द ग्रोथ ऑफ द रिसोर्स इन एन इकोनॉमी इज शोन इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाई, मतलब ग्रोथ ऑफ रिसोर्स इन इकोनॉमी, जितना भी ग्रोथ होता है रिसोर्स का इकोनॉमी में, इज शोन इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाई, किस पॉसिबिलिटी से वो हमें दिखाया जाता है। तो ये रहेगा हमारे पास, एक होता है हमारे पास लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, एक होता है राइट वर्ड शिफ्ट, एक होता है अनचेंज, और ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबव। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स इन एन इकोनॉमी शोन इन प्रोडक्शन बाई, ये किससे होता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा हमारा आंसर, दैट इज राइट वर्ड शिफ्ट इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, अगर हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन द प्रोडक्शन फंक्शन, when more and more unit of variable factor are used holding the equalities of a fixed factor constant, a point is reached behind which, वो जो पॉइंट होता है वो किसके साथ वहां पे जाके रीच करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये असिस्टेंट कमांडेंट में पढ़ा था क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी डिमिनिशिंग, ये तो नहीं होगा। द एवरेज रेवेन्यू विल बी डिमिनिशिंग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी रहे द मार्जिनल प्रोडक्ट, हाँ इसमें मार्जिनल, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, जो ये पॉइंट होगा, पॉइंट रीच बिहाइंड द मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिशिंग। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मीन, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मीन, उसका क्या रहेगा? इंक्रीजिंग कॉस्ट होगा, सॉरी, ऑप्शन बी रहेगा हमारा डिक्रीजिंग कॉस्ट, ऑप्शन सी रहेगा इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ऑप्शन डी रहेगा इंक्रीजिंग इनकम। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, पहले तो आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, आपने खुद से अटेम्प्ट करना और उसके बाद हमारे आंसर के साथ मैच करना है, तभी ये यूजफुल रहेगा। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मीन, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मीन ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट, इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग। सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, फेयर चार्ज बाय एयरलाइन इन इंडिया, जो एयरलाइन में फेयर चार्ज होता है। ऑप्शन बी, प्राइस प्रिंटेड ऑन द बिस्किट पैकेट, उसको कहते हैं प्राइस सीलिंग। ऑप्शन सी रहेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कैन ग्रोवर, एंड ऑप्शन डी रहेगा मिनिमम वेज फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है ऐसे वाला क्वेश्चन। सो अगर इसी की बात करें, प्राइस सीलिंग क्या होता है। सो प्राइस सीलिंग, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट। सो इसका आंसर ये रहेगा। ये तो हमारे पास प्राइस सीलिंग आ गया। एक हमारे पास होता है क्या एक और होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम क्या, प्राइस फ्लोरिंग। याद रखें, प्राइस फ्लोरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है, अगर सीलिंग पूछ सकते हैं तो फ्लोरिंग भी पूछ सकते हैं। ये दोनों कंसेप्ट हैं, ये इसको बी मान के चलें और इसको ए मान के चलें। ये तो हमें पता लग गया, बिस्किट के ऊपर जो भी प्रिंटेड होता है, प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट, उसको हम कहते हैं प्राइस है, मतलब 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का। अब प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू द सेटिंग अप ऑफ लोअर, जितना भी हमारा लोअर लिमिट होती है, बिलो विच गवर्नमेंट विल नॉट अलो द प्राइस ऑफ अ गुड आर अ सर्विस टू फॉल। मतलब इसके नीचे ये प्राइस गिर नहीं सकता, इसके नीचे नहीं। मतलब अगर हम सपोज हमारे पास लेज है, 10 का भी मिलता है, अब ये 10 का ही रहेगा, ये 10 से नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसका एक फिक्स हो गया। या कोई भी और भी कमोडिटी है जिसका ये प्राइस नीचे ना गिरे, उसको हम ये कहते हैं क्या, ये जो भी है इसको हम प्राइस फ्लोरिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। मतलब डिफरेंट एग्जाम आपके जो भी आएंगे, ये वाले अपने एसएससी के एग्ज़ाम, आपका सीजीएल होगा, और भी डिफरेंट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वो आपको ये पूछ लेंगे जी बताएं नेशनल इनकम क्या होती है। ये सारी चीज़ें भी हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। उसके बाद मिक्स्ड इकॉनमी, इंडिया मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इजी सा रखूँगा, आप मुझे बताएंगे इंडियन जो इकॉनमी है, इंडियन जो इकोनॉमी है, वो इकॉनमी है वो किस टाइप की है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंडियन इकॉनमी किस टाइप की है, ये आपको ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं कुछ और चीज़ें, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, उसमें कुछ और सारी चीज़ें आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, क्योंकि इकॉनमी है तो बेसिक इकॉनमी से हमने शुरू किया और लास्ट तक इकोनॉमिक भी रखेंगे, बाकी डिफरेंट एसएससी के जितने भी पोर्शन सिलेबस का रहता है वो भी डिस्कस किया करेंगे। एक चीज़ आपने देखी होगी, आपको इकोनॉमिक्स में मिलती है संक कॉस्ट। क्या होती है? संक कॉस्ट। सो ये संक कॉस्ट क्या होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन देखा जाता है। ये जो संक कॉस्ट है, अच्छा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड से भी इसको थोड़ा सा स्किप हो रही है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंटरमिक्स कर रही हैं, तो इसकी वजह से इसको मैं स्किप करूंगा, ठीक है ना। सो आप मुझे ये क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ आप याद रखेंगे तो आपकी माइंड में होगी, तो इससे आपको भी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। उसके बाद अगर देखें मेन कंसेप्ट, अगर इकोनॉमिक्स में आपको पूछ लेंगे आपके एसएससी एग्ज़ाम में, एक तो पूछ लेंगे, एक कंसेप्ट होता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है। उसके बाद आपके ऊपर आपको पूछ सकते हैं माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने मैक्रो इकोनॉमी, जितने भी आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। मैक्रो इकोनॉमी पूछी जाएगी। उसके बाद एक होती है ओलिगोपोली, ये चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने डिस्कस करनी है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन, सो रेट ऑफ इंक्रीज। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस ऑफ अ गुड। जब ओवरऑल प्राइस ऑफ अ गुड या सर्विस, मतलब सपोज कोई भी चैनल है या कोई भी मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी तो सस्ता, मतलब हमें 10 रुपये 10 का तो मिलता नहीं है, मतलब 299 का मिल रहा है, तो यही अगर 499 का मिलेगा, तो मतलब किसी भी चीज़ की प्राइस, ये तो सर्विस है ना, ये तो हम सर्विस करें, सर्विस हो चाहे गुड हो, उसका जब प्राइस बढ़ेगा विद कंसिक्वेंट फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। मतलब आज मतलब यही मॉक टेस्ट, मतलब एक मॉक टेस्ट हम लेते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन है, सपोज वो हमें 299 में मिलता है और बाद में वही हमें 499 में मिलेगा। मतलब मॉक टेस्ट तो वही है, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने का मतलब यही है कि अब ये जो 299 रुपये थे,
इसके अंदर इतनी पावर नहीं रही है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं रही कि ये खरीद पाए। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गया 499। पैसे उतने ही हैं, मॉक टेस्ट उतने ही है, लेकिन क्या होगी, इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद और भी इक्विलिब्रियम है। अपॉर्चुनिटी, एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो बेनिफिट दैट मस्ट बी गिवन टू ऑब्टेन समथिंग एल्स। जब हम कोई बेनिफिट किसी और चीज़ को लेने के लिए करते हैं तो उसको हम इसके साथ डोनेट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, सो इस लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूं। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितनी आपकी सपोर्ट होगी उस स्पोर्ट्स पे में जितने भी एसएससी का टॉपिक होंगे, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचसीएल हो, चाहे जीडी हो, जितने भी हो उसके ऊपर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए आपकी जो है वो सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है ना, आपकी वेल विश हमें चाहिए। तो कीप सपोर्टिंग अस। सो इस लेक्चर को मैं यही सम अप करता हूँ, और भी जितनी भी लेक्चर सीरीज से मैं डे टू डे लाता रहूँगा जैसे भी। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।